ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और यह मंथली राशिफल है मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि हमारे जो आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका ये मार्च 2025 कैसा रहने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो साथियों, जब बात आती है कि कैसा रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ग्रहों की स्थिति पर। जैसी ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में होगी उसी आधार पर हमको हमारे जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो अनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, प्रतिकूल है तो प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्रहों की स्थिति कभी बहुत अच्छी हो जाती है, रेयरली ऐसा होता है, और कभी कभी ग्रहों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, अशुभ स्थिति में आ जाते हैं ग्रह, अशुभ योग बन जाते हैं। तो यहां पर इस मार्च 2025 में ग्रहों के कारण कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं, कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। लेकिन वो जो शुभ योग बन रहे हैं उनका तो इतना ज़्यादा प्रभाव होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ग्रहों की अपनी स्थिति कुछ कमज़ोर है। अगर कोई कमज़ोर ग्रह अच्छा योग बना देता है, कोई राजयोग बना दे, तो उसका उतना प्रभाव नहीं दिखता जितना होना चाहिए, उतनी इंटेंसिटी नहीं होती उसमें, क्योंकि खुद वीक है वो। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इसी ओर इशारा कर रही है इस बार ग्रहों की। तो आइए पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। हमारे ठीक पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, चार्ट इस पे स्क्रीन पे। उस चार्ट में हमने सभी ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ है, और इनमें से कौन से वो ऐसे ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपको हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं, वो नवम भाव है, 9th हाउस है, और वहाँ पर 11 लिखा हुआ है। तो 11 का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि देव हैं। शनि वहाँ पर विराजमान है अपनी ही राशि, अपने घर में, और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन एक दूसरे के परम शत्रु हैं, शत्रुता का व्यवहार है। तो यहाँ पर जब भी कोई शत्रु ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उनसे हम कोई शुभ परिणामों की आशा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सूर्य शनि भाग्य भाव में बैठ गए हैं। तो अब सूर्य देव जो है यहाँ पर 14 तारीख तक बने रहेंगे, और सूर्य जो है 14 तारीख के बाद 14 तारीख को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इस शनि देव के घर से निकलेंगे नवम भाव से, और जाएंगे कहाँ? अपने मित्र के घर में, यानी कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। गुरु बृहस्पति की राशि है ये, मीन राशि, दशम भाव है। तो दशम भाव में सूर्य चले जाएंगे 14 मार्च को, और फिर माह के अंत तक वहाँ पर बने रहेंगे। वहाँ पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, बुध, शुक्र और राहु। तो ये तीनों ग्रहों को ज्वाइन करेंगे, तो ये चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। तो अब ये कितना अच्छा है, कितना कारगर है, कितना नहीं है, इसके कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो तो चर्चा का विषय है। वो तो अब जब बात करेंगे डिटेल में तो आपसे सारी बातें होंगी। अभी तो ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। अब आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वो भी, जैसा मैंने कहा कि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में नवम भाव में विराजमान है, मार्गी और अस्त अवस्था में। अस्त हैं ये भी, क्योंकि सूर्य के साथ इनका रहा है 14 मार्च तक, तो ये भी अस्त हो गए। और ये जो अस्त हो गए हैं तो ये उदय होंगे 29 मार्च को यहाँ, और जब ये 29 मार्च को उदय होंगे तो सेम डे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से निकल करके ये अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे दशम भाव में। तो पहले ही चतुर्ग्रही योग था वहां पर, अब पंचग्रही हो जाएगा इनके पहुंचने से, 5 ग्रह एक साथ। अब ये 5 ग्रहों का होना दशम भाव में, करियर हाउस में, आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर करेंगे चर्चा आगे। और अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह को लेकर के। तो मंगल ग्रह जो है जहां पर अभी बैठे 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि है, बुध की राशि कहलाती है, हालांकि मंगल की ये शत्रु राशि है और लगन भाव है। तो मंगल लगन भाव में बैठे अपनी शत्रु राशि में, मार्गी और उदित अवस्था में, और पूरे महीने ये इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह भी जो है पूरे माह अपनी नीच राशि मीन में बने रहेंगे, लेकिन 15 मार्च को ये वक्री होंगे और 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। यानी कि दशम भाव में जहाँ पर बुध अभी आप उनको बैठे देख रहे हैं पूरे महीने रहेंगे, तो यहीं ये इनकी अपनी नीच राशि है साथियों।
और ये 15 मार्च को यहाँ पर उल्टी चाल चलना भी आरंभ कर देंगे। 17 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे पश्चिम में। तो बुध की स्थिति भी पहले ही नीच के है, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर हो रही है बुध की। बुध भी काफी कमजोर स्थिति में है और 31 मार्च को जाकर के ये उदय होंगे बुध, महीने के बिल्कुल अंतिम तारीख को। अब बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है वो जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि है, 12th हाउस है, ये द्वादश भाव और शुक्र की राशि है। हालांकि बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, लेकिन बृहस्पति मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी द्वादश भाव में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में बने रहेंगे बृहस्पति देव। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। कहने को तो शुक्र जो है वो पूरे महीने अपनी उच्च राशि मीन में बने रहेंगे। शुक्र जो है अपने मित्र ग्रह राहु और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ, राहु भी उनके मित्र हैं, बुध भी मित्र हैं, परम मित्र हैं। लेकिन 14 तारीख से जैसा मैं बता चुका हूं कि यहां पर सूर्य देव भी आ जाएंगे माह के अंत तक के लिए। वो सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं, तो ये स्थिति रहेगी। उनके वजह से ये जो है 19 मार्च को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे सूर्य देव के यहाँ आने से पहले ही, मतलब आने के बाद 14 मार्च को वो आएंगे मीन राशि में। 19 मार्च को शुक्र अस्त हो जाएंगे। 25 मार्च को जाकर के ये उदय होंगे। हालांकि 2 मार्च को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शुक्र। तो यहां पर स्थिति जो है ग्रहों की कोई बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं है। आइए जानते हैं, देखेंगे क्या है। अब बात करते हैं राहु की। राहु भी अपनी समराशि मीन में, इसी घर में, इसी भाव में, दशम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी ये समराशि है उनकी, कन्या राशि, बुध की राशि है, इसमें पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये स्थिति है ग्रहों की। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए, अब हम उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर के। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा, बुध के अपनी नीच राशि में है। अब लग्नेश है, नीच राशि में है, तो बुध की स्थिति काफी आपके मन में कुछ चीजों को लेकर के निराशाएं भी रह सकती हैं। अपने करियर में भी जो आप काम करेंगे, प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस में, जो भी आपको काम मिलेंगे, जो टास्क मिलेंगे, वो या तो समय पर पूरे ना हो पाए, या उसमें किसी प्रकार की बाधा आ जाए, या कोई अवरोध पैदा हो जाए, या फिर काम किसी तरीके से पूरा भी हो लेकिन उसमें कुछ शिकायतें रह जाएं। तो ऐसी स्थिति जो है ये आपके लिए बनेगी। लेकिन दूसरी ओर क्या है, एक अच्छा राजयोग भी है, लग्नेश और पंचमेश है, लेकिन दोनों की स्थिति कमजोर है आपस में। 2 मार्च को ये वक्री हो चुके हैं और वो अस्त हैं बुध जो है। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि बुध जो है अब 15 मार्च को, जैसा मैंने कहा, कि अस्त हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, और 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे वहां के मध्य में जाके। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन बुध से हम नहीं कर सकते, नीच की अवस्था में। तो उधर राहु भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, सूर्य देव भी आ रहे हैं यहाँ पर 14 तारीख से, तो आपके लिए बड़ी जटिल समस्याएं पैदा होंगी अपने कार्य क्षेत्र में मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के। कुछ चीजों में तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा चीजें ठीक चल रही हैं, चीजें सही हैं। 100% तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हाँ, काफी कुछ चीजें गड़बड़ रहेंगी। सिचुएशन भी थोड़ी सी टफ रहेगी आपके लिए। तो टफ सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ सकता है। उपाय तो हम आपको अंत में जरूर देंगे, क्या उपाय करें ताकि आपको सुकून और शांति मिल सके। तो ये जो महीना है, मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के आपके लिए थोड़ा सा इस तरीके के रिजल्ट्स वाला है, अप्स एंड डाउन वाले ये रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की, कि धन का लाभ आपको कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं रहेगा, कैसे हालात रहेंगे धन के लाभ को लेकर के। सामान्य रूप से आपको धन का लाभ होता हुआ हम देख पा रहे हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से। और अगर बात की जाए कि भाई आपकी सुख सुविधाओं के हालात कैसे रहेंगे, सुख सुविधाओं का भी अच्छा एक तरीके से मध्यम लाभ आप लेते रहेंगे। सुख सुविधाओं का कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत जरूरत से ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ आप लीड करेंगे या फिर बहुत सुखों में कमी रहेगी, ऐसा भी नहीं है। जो सुखों की
आवश्यकता होगी और समय के हिसाब से और आपके हिसाब से वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। बात करेंगे प्रेम संबंधों की कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो साथियों, प्रेम संबंध जो हैं वो आपकी ओर से अपने मित्र के साथ कुछ इस तरीके की यहां पर हो सकती है बातचीत। आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा खतरे की घंटी लग रही है कि आप और आपका जो मित्र है, आपको बहुत ही अपने मित्र को बहुत ही सूझबूझ के साथ हैंडल करना है। छोटी छोटी बातों पर एकदम आपको आवेश में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है, अन्यथा आपके लिए समस्याएं और टेंशन बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है साथियों। और मैं यहाँ पर आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आप अपने करियर में भी जो एक तो अपने करियर में ही आप जूझ रहे होंगे, दूसरा ये जो रिलेशनशिप है ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी आपके लिए, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी ये लव लाइफ हो। तो यहाँ पर ये महीना थोड़ा सा आपके लिए टफ रहने वाला है, विशेष रूप से आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में। और धन के हालात जो हैं, आगमन के धन की स्थिति वो नॉर्मल है, सामान्य ढंग से धन का आगमन होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही जगह पर हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आपको बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के चीज़ों को समझना है, देखना है, फिर कोई डिसीजन लेना। जल्दबाजी में कोई डिसीजन बिल्कुल ना ले लें, बिना सोचे समझे कुछ बोल ना दें। और इस बात की संभावना बहुत बहुत अधिक है कि आप आवेश में आकर के बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोल सकते हैं, और वो ऐसा अगर आपने किया तो ये आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है और जो भी बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना, आराम से। करियर में आपका अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ या अपने जूनियर्स या सीनियर्स के साथ भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, उससे भी आपको बचना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, उपाय क्या करने हैं, वो तो मैं अंत में दूंगा आपको। तो साथियों, अब आपसे बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं रहेंगी। घर की जो ऑफिशियल टेंशन है, बाहर की, कार्यालय की, फैक्ट्री की, ऑफिस की, जो भी आपके वर्क प्लेस की, वो आप अगर घर पे लाएंगे तो घर में भी तनाव पैदा होगा। तो कम से कम बाहर की टेंशन बाहर ही छोड़ करके आए तो ज़्यादा अच्छा है, घर में टेंशन ना हो, वरना बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, आपका स्पाउस भी डिस्टर्ब होगा, आपका जीवन साथी भी डिस्टर्ब होगा। उसी इन्हीं चीज़ों की संभावनाएं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अधिक लगती हैं। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं वो एक तरीके से सामान्य ही रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भाई बहुत ही कॉर्डियल, बहुत बेहतर या बहुत बिगड़ रहे हैं। सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलेंगी। वैवाहिक जीवन के अलावा आपका जो ये फैमिली रिलेशन वाली बात है, सामान्य तौर पे थोड़ा बहुत वहाँ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये महीना थोड़ा आपको बहुत सावधानी और होशियारी से निकालना है, समझदारी के साथ निकालना है चीज़ों को। जब हम आपसे इतना शेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। तो शिक्षा को लेकर के भी कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिले, इसकी संभावना नहीं है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी परिश्रम अधिक और रिजल्ट्स कम हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को पहले 15 दिन बहुत जूझना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, तब जा कर के कहीं खींच तान करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो महीने के अंत तक कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा अपनी रिजल्ट्स में। ये हालात रहेंगे आप मिथुन लगन राशि के जातकों के एजुकेशन को लेके। शिक्षा के हालात मैंने अभी आपको बताए। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका ऊपर नीचे रहेगा, 19-21, कभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, कभी थोड़ा सा कमी आ गई उसमें, कभी ठीक हो गया, ये चलता रहेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा आपके हेल्थ में। तो ये संतान की बात कर ली जाए तो संतान के द्वारा भी कोई माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग नहीं है इस महीने। तो यहाँ पर मैं माता पिता से भी कहूँगा कि संतान की ओर से कोई ज़्यादा आप उनके ऊपर प्रेशर बनाएं या उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद ना करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं कौन से वो उपाय करें कि जो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे। प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा अनिवार्य है आपके लिए।
वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा नियमित रूप से, और हनुमान जी के मंदिर में भी जाएं नियमित रूप से, हनुमान चालीसा बैठ करके पढ़ें, वहां बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान जी की आरती करें। और सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि घर में बैठ करके प्रातःकाल सुंदरकांड का पाठ करें। सबसे अच्छा सुंदरकांड का पाठ करें। और धन का आगमन अपने लिए अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। एक तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले आप सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल जरूर दें, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार। फिर घर के पूजा मंदिर के सामने बैठ जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। और सुंदरकांड के पाठ से पहले शुभारंभ करें गणेश स्तोत्रम का पाठ, और उसके बाद जो है फिर सुंदरकांड, और फिर भगवान गणपति जी की और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती से उसका समापन करें। बस ये उपाय आपको करने हैं, सारा आपका जो भी परेशानियां हैं वो ठीक रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी उपाय तो मैं आपको वो भी दे देता हूं। प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल के साथ काले तिल ये चढ़ाते रहिए। प्रत्येक बुधवार गौ को हरा चारा खिलाते रहिए। प्रत्येक शुक्रवार रोटियों पर देसी घी लगा करके सफेद मिठाई रख करके गौ माता को खिलाएं। ये आप जरूर काम करते रहिए। एक उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है, एक बुधवार के दिन, एक शुक्रवार के दिन, और नियमित रूप से आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और सूर्यदेव का जो मंत्र हमने बताया अभी, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये भी कर सकते हैं आप इस मंत्र को भी। और नियमित रूप से सूर्यदेव की पूजा, सुंदरकांड का पाठ और गणेश स्तोत्रम का पाठ। ये तो साथियों, अगर आपने इतने उपाय किए, छोटे छोटे से उपाय हैं, समय ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका महीना भी बहुत अच्छे से तरीके से आराम से सुकून के साथ निकलेगा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, और हमने इस राशिफल के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई इस मार्च के महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान और कहाँ कहाँ पर रखना है। देखिए क्या है कि ग्रहों की स्थिति कभी बहुत अच्छी होती है और कभी थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। तो अब की बार जो ये ग्रहों की स्थिति कहने को तो त्रिग्रही योग, फिर चतुर्ग्रही योग, फिर पंचग्रही, पांच ग्रह भी होंगे, लेकिन उनका फायदा जो मिलना चाहिए ना, वो तो उस रूप में तो नहीं मिल रहा ना, ऐसी स्थिति तो नहीं है ना जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर उपाय करके ही इन ग्रहों से हम इनको शांत कर सकते हैं और अच्छे शुभ प्रभाव हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं, शुभ रिजल्ट्स, शुभ परिणाम। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सब आप तक पहुंच पाएँ, उनका आप लाभ ले पाएँ, तो साथियों बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।